सभी को नमस्ते। सभी स्टूडेंट एक बार क्लास में जुड़ जाइए। पिंकी जी गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट जो क्लास में जुड़ जाइए, हम क्लास शुरू कर रहे हैं। एक बार सभी स्टूडेंट जितने भी क्लास में जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट कीजिए, जिससे आपका नाम पता चले कौन से स्टूडेंट आज क्लास में जुड़े हैं। ठीक है, एक बार सभी स्टूडेंट जो है कमेंट कीजिए। तो आज हम पेपर 1 की क्लास ले रहे हैं। आज से जो है हमारा टाइम जो चेंज हो गया है पेपर 1 का 5 बजे 5 PM पर जो है हम क्लास लेंगे हर दिन। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। प्रौद्योगिकी का अर्थ मैंने आपको बताया था, प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है टेक्नोलॉजी। ये शब्द आपको याद रखना है हिंदी का, क्योंकि यही शब्द आएगा परीक्षा में, प्रौद्योगिकी आएगा, टेक्नोलॉजी शब्द नहीं आएगा। हिंदी वाले को लिए बता रहा हूँ जो हिंदी में पेपर देंगे। तो प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के आधार पर जो है 2 प्रकार के सहायक सामग्रियां होते हैं। शिक्षण सहायक सामग्रियां, तो उसमें क्या है, उसमें ग्राफ आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ग्राफ है, ऑफ नहीं है, ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ, पुस्तक, चार्ट और मॉडल। चार्ट जो आप देखते हो तालिकाएं लगाई होती दीवार पर, वो चार्ट और मॉडल्स। हार्डवेयर में क्या है, टीवी, टेलीविजन, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर कौन से होते हैं, जो आपके कॉलेज में आपने देखा होगा, जो सामने एक पर्दा गिराया जाता है और ऊपर एक जो है मशीन लगाई जाती है जिससे से लाइट थ्रो होती है, उसे कहा जाता है प्रोजेक्टर। और वो कौन से प्रोजेक्टर है, ओवर द हेड, यानी कि सिर के ऊपर रहने वाले प्रोजेक्टर है। ठीक है, फिर रेडियो और एपिडायस्कोप, जो कि प्रोजेक्टर का पुराना रूप था, जो जिसे मैंने पिछली कक्षा में आपको फोटो दिखाई थी। ठीक है, स्नेहा जी प्रणाम। सभी स्टूडेंट एक बार जुड़ जाइए। रेखा जी प्रणाम। प्रक्षेपण के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण। अभी प्रक्षेपण यानी कि जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, प्रक्षेपण करना यानी कि भेजना, फेंकना। तो इसमें क्या आती है, जो जिसे हम प्रक्षेपण का अर्थ क्या है, जैसे किसी एक डिवाइस से जो है, ऐसे जैसे प्रोजेक्टर होता है हमारा, उसमें ऐसे ऊपर हम दीवार पर लगाते हैं, उसमें से लाइट अगर हम फेंकते हैं, ऐसी कोई डिवाइस है जिसमें से लाइट सामने आ रही है और किसी स्क्रीन पर पड़ रही है और वहां पर कुछ दिख रहा है आपको, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, प्रक्षेपित करना। तो इस प्रक्रिया को क्या हम कहते हैं, प्रक्षेपण। इसको क्या कहते हैं, प्रक्षेपण। यानी कि जैसे आपने प्रोजेक्टर देखे होंगे या फिर थिएटर में जिस प्रकार के प्रोजेक्टर होते हैं रखे हुए, वहां से लाइट आती है और स्क्रीन पर पड़ती है तो वहां पर दिखाई देता है, तो वो सारे प्रक्षेपण होते हैं। तो इसमें क्या आता है, स्लाइड्स आती है, फिल्म स्ट्रिप आती है। अप्रक्षेपित सामग्री यानी कि जिसमें हम किसी को प्रक्षेपित नहीं करते, यानी कि डिजिटल नहीं होता, उसमें लाइट या फिर डिस्प्ले का जहां पर भाग नहीं होता, उसे हम अप्रक्षेपित सामग्री कहते हैं। जो है चार्ट, निर्देशन, चित्र, स्लाइड, ये जो है इनको हम चेंज नहीं कर सकते। चित्र एक ही होता है, स्टिल होता है, वह स्थिर होता है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। जो चेंज नहीं किया जा सकता, जिसमें जो टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं होता, तो वो अप्रक्षेपित में आता है, चार्ट, चित्र जैसे, निर्देशन और स्लाइड में। ठीक है, फिर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको पता है, एनसीईआरटी यानी कि जो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए किताबें निकालते हैं, वो है एनसीईआरटी। सभी को पता है एनसीईआरटी केंद्र सरकार द्वारा जो है ये पाठ्यक्रम लागू किया जाता है। यहाँ पर कोई स्टूडेंट है जो एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ है? एनसीईआरटी द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण
तो एनसीईआरटी के शिक्षाविदों ने शिक्षण सहायक सामग्री को निम्न 6 वर्गों में विभाजित किया है। तो एनसीईआरटी ने 6 वर्ग दिए हैं। पहला क्या है, प्रक्षेपित सामग्री। उसमें क्या आता है, फोटोग्राफ, चित्र, फ्लैश कार्ड, डायग्राम ग्राफ, कार्टून, कॉमिक्स और मानचित्र। इन सबको हम प्रक्षेपित कर सकते हैं। फिर है डिस्प्ले बोर्ड सामग्री। यहाँ पर डिस्प्ले का अर्थ जो आपका मोबाइल में जो स्क्रीन है वो वाला डिस्प्ले नहीं। डिस्प्ले यानी कि इस प्रकार से, जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड होता है जिसे हम देख सकते हैं। डिस्प्ले का यहाँ पर वो अर्थ है जैसे आप किसी दुकान में जाते हो तो वहां पर डिस्प्ले रखा जाता है ना, कि कांच का एक होता है और वहां पर सारे साड़ियां ये सब रखे जाते हैं, तो उसे भी हम डिस्प्ले करते हैं। तो वो वाला डिस्प्ले है, ये मोबाइल वाला डिस्प्ले नहीं है। तो डिस्प्ले बोर्ड यानी कि देखने वाला डिस्प्ले। इसलिए इसमें श्यामपट्ट भी आता है, क्योंकि श्यामपट्ट का क्या होता है, ब्लैक बोर्ड। ठीक है। फिर चुंबक बोर्ड होते हैं, फिर बुलेटिन बोर्ड होते हैं। बुलेटिन बोर्ड पर जो है ऐसे बोर्ड होते हैं बुलेटिन वाले, और उस पर ऐसे रेड वाली जो है सुई से उन्हें चुभोकर जो है नोट रखे जाते हैं बुलेटिन। उसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे जाते हैं। हर स्कूल कॉलेज में जो स्कूल के प्रांगण में जो बोर्ड्स होते हैं जिसमें सूचना लगी होती है उन्हें बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है। खास करके उसका बैकग्राउंड जो है रेड कलर से रखा जाता है और उस पर जो नोट्स लिखे जाते हैं और उसमें बुलेटिन लगाकर उसे चिपकाया जाता है। फिर एक बैक बोर्ड और उसके बाद है प्लेन बोर्ड। फिर श्रवण सामग्री, ऑडियो एड्स क्या है, रेडियो, टेलीविजन, रिकॉर्डिंग। तो देखिए टेलीविजन को जो है एनसीईआरटी ने ऑडियो में भी रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी ने रखा है इसलिए क्योंकि वो ऑडियो वीडियो में आता है। टेलीविजन किस में आता है, ऑडियो वीडियो में आता है। ऑडियो और वीडियो दोनों में टेलीविजन आता है, लेकिन ये एनसीईआरटी द्वारा रखा गया है। ठीक है। फिर तीसरा क्या है, त्रिआयामी सामग्री। त्रिआयामी यानी कि 3D, 3 डायमेंशनल। आपने 3D देखा होगा, 3D कार्टून्स देखा होगा, जैसे मैंने आपको 3D कार्टून्स भी दिखाए थे। सबको पता है 3D कार्टून्स क्या होते हैं, 3D मॉडल। और 3D मॉडल क्या होते हैं, जब आप कार्टून देखते हो, जिसने मोटू पतलू देखा है ना, मोटू पतलू में जो मोटू और पतलू का जो कैरेक्टर है ना वो 3D कैरेक्टर है। लेकिन जिसने टॉम एंड जेरी देखा है, आपने देखा होगा, टॉम और जेरी जो है वो 2D कैरेक्टर है। टॉम एंड जेरी जो है 2D है, लेकिन आपने मोटू पतलू देखा होगा वो 3D है। उनका जो है आप देखिए चेहरा, जब देखिए आप उनके चेहरे के साइड का भी भाग दिखता है आपको। तो अगर 3 आयाम दिखते हैं तो उसे हम 3D कहते हैं। लेकिन जब आप टॉम को देखेगा तो आपको सिर्फ सामने वाला दिखेगा सीधा, लेकिन इसका ऐसे पीछे वाला, कान के पीछे वाला ऐसा हिस्सा गोल तरीके से नहीं दिखाई देता, वो उसे 2D कहा जाता है। ठीक है। ये नॉर्मल बात है, सभी को पता होगी, इसमें इतना डीप जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो त्रिआयामी सामग्री यानी 3D में क्या देते हैं, हम मॉडल लेते हैं, मेकअप, वस्तु, कठपुतली और नमूना। फिर प्रक्रिया सामग्री, उसमें क्या है, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण और अभिनय। प्रदर्शन यानी कि प्रदर्शित करना कुछ बात। अब प्रदर्शित क्या किया जा सकता है, कि कोई टीचर आपको कोई प्रोजेक्ट दिखा रहा है, जैसे टीचर ने आपको, जैसे साइंस के स्टूडेंट को ऐसे बल्ब पे ये सब कुछ दिखाया जाता है, अलग अलग प्रकार के जो केमिकल के साथ जो है मिक्स करके लैब में लेके जाकर दिखाया जाता है, ये सारे प्रदर्शन में आएंगे। ठीक है। और क्षेत्र भ्रमण में क्या होता है, जैसे कि आपकी हर साल एक टूर निकलती है, जिससे आपको पिकनिक जैसा लगता है आपको, लेकिन वो एजुकेशनल टूर होती है, उसके पीछे उद्देश्य होता है, तो वो क्षेत्र भ्रमण होता है। तो ये सारे स्कूल करते। फिर अभिनय में क्या आता है, नाटक। नाटक के द्वारा जो है, तो ये प्रश्न भी आता है कि अभिनय और नाटक के द्वारा कौन सा विषय सबसे अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। तो मैं प्रश्न पूछ लेता हूं, उत्तर दीजिए। ऑप्शन 1 है हिंदी, ऑप्शन 2 है विज्ञान, ऑप्शन 3 है गणित यानी कि मैथ, और ऑप्शन 4 है इतिहास।
तो नाटक द्वारा कौन से विषय को सबसे अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है इन चारों में से? एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूं सभी के। रेखा जी, सपना जी नमस्ते, पूजा जी, स्नेहा जी, मनीष जी, अर्चना जी, और कौन जुड़ा है आज? संगीता जी। हाँ, आज से जो 5 PM पर क्लास होगी। आज से सारी क्लासेस जो है 5 PM पर होगी, पेपर 1 की। तो मैंने एक प्रश्न पूछा था, नाटक द्वारा कौन से विषय को सबसे अच्छे से हम समझा सकते हैं? हिंदी, विज्ञान, गणित और इतिहास। स्नेहा जी का उत्तर आया है हिंदी। कोई और है? थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए। अभिनय, अभिनय की बात कही जा रही है। अभिनय किस विषय में सबसे कारगर होगा? अगर मुझे कोई बात सिखानी है, इसमें से कौन से विषय को सबसे अच्छा तरीके से अभिनय द्वारा सिखाया जा सकता है? क्या वो विज्ञान है? विज्ञान को हम अभिनय द्वारा सिखा सकते हैं क्या? गणित है? क्या वो इतिहास है? या फिर वो हिंदी है? देखिए देखिए, थोड़ा सोचिए। स्नेहा जी फिर से एक बार सोचिए। अर्चना जी आप भी थोड़ा सोचिए। पिंकी जी का उत्तर सही आ रहा है, इतिहास। इतिहास जो विषय है ना, इतिहास विषय अभिनय द्वारा सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से सिखाया जा सकता है। आप नाटक इसे हिंदी इसलिए लगाओ क्योंकि हिंदी में नाटक आता है। ये बात सही है कि नाटक हिंदी साहित्य में आता है, लेकिन हिंदी साहित्य को समझाने के लिए नाटक उपयोगी नहीं है। नाटक उपयोगी नहीं है। इतिहास को समझाने के लिए नाटक सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। विधा किसकी है? विधा हिंदी की है, लेकिन प्रयोग किस में कर सकते हैं हम? इतिहास में, क्योंकि ऐतिहासिक कोई भी घटना है, जैसे जैसे पानीपत की लड़ाई है, उसे अगर समझाना हो तो हम नाटक द्वारा समझा सकते हैं। जैसे आपने जैसे आपके सिलेबस में भी देखिए, आपने प्रसाद के नाटक देखिए। प्रसाद के नाटक सारे ऐतिहासिक है। क्या है? ऐतिहासिक है। तो प्रसाद के नाटकों द्वारा पूरा इतिहास समझाया जा सकता है, लेकिन प्रसाद ने हिंदी साहित्य को समझाया है नाटक द्वारा। आप हिंदी नाटक द्वारा अ आ इ सी पढ़ा सकते हो, या फिर हिंदी साहित्य द्वारा आप आदिकाल भक्ति काल पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकते। साहित्य की बात अलग है। हिंदी साहित्य में साहित्य पढ़ाया जाता है, नाटक नहीं पढ़ाया जाता। हम नाटक को नाटक जैसे हम नहीं पढ़ाते हिंदी साहित्य में। तो हिंदी साहित्य नाटक के लिए उपयोगी नहीं है। हिंदी साहित्य नाटक द्वारा नहीं समझाया जा सकता। हिंदी साहित्य कैसे समझाया जा सकता है? उसके लिए सबसे अच्छा प्रयोग क्या है? ब्लैक बोर्ड। हिंदी साहित्य थियरी है, थ्योरेटिक है, प्रैक्टिकल नहीं है। हिंदी साहित्य में प्रैक्टिकल कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके लिए सिर्फ किताब कलम लगती है और ब्लैक बोर्ड लगता है। तो ये प्रदर्शन विधि, अभिनय विधि, शत्रभूमन, ये सारी बातें जो है हिंदी के लिए किसी काम की नहीं है। हिंदी के लिए एक कमरे में ही पढ़ा सकते हैं हम। एक कमरे में ब्लैक बोर्ड लगाओ, वहीं पर एक चौक लेकर पढ़ा लो, तो पूरा हिंदी साहित्य हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन इतिहास के लिए जो है नाटक उपयोगी रहेगा। ठीक है, ये प्रश्न आता है, अगर आएगा तो आपको उत्तर भी देना है। ठीक है, आपको याद रखना है नाटक द्वारा सबसे अच्छा कौन सा विषय पढ़ा जा सकता है? तो इतिहास। इसके बाद प्रक्षेपित सामग्री, फिल्म और फिल्म स्ट्रिप। आपको पता है फिल्म और फिल्म स्ट्रिप, मैंने बताया था ऐसे स्ट्रिप होती है बड़ी सी, पुराने जमाने के जो भी लोग हो गए उन्होंने देखा होगा स्ट्रिप किस प्रकार की होती है। आगे, दृश्य श्रव्य सामग्री के उद्देश्य। मनीष जी हिंदी नहीं, हिंदी हम नहीं समझा सकते। इतिहास जो है नाटक द्वारा समझाया जाता है। हिंदी की विधा है नाटक, लेकिन हिंदी साहित्य को नाटक द्वारा नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है इसमें, थोड़ा आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य क्या है। हम हिंदी साहित्य में क्या पढ़ाते हैं? एक बार सोचिए, हम क्या पढ़ाते हैं? हम जैसे अभी हम भक्ति काल पढ़ा रहे हैं, तो भक्ति काल के लिए क्या नाटक की जरूरत है पढ़ाने के लिए? सूरदास की रचनाएं पढ़ाने के लिए क्या नाटक करेंगे? एक आदमी आकर खड़ा होगा और कहेगा कि सुनिए सूरदास की रचनाएं क्या है। क्या इस प्रकार से नाटक कोई खेल सकता है? नहीं। तो नाटक खेलने के लिए क्या लगता है? इतिहास लगता है, कुछ कहानी लगती है। तो वो इतिहास के लिए ज्यादा
कारगर रहेगा। विधा हमारी भले ही विधा वो हिंदी साहित्य की है, लेकिन प्रभावी ढंग से किस पर प्रयोग की जा सकती है, इतिहास के लिए। और गणित तो आपको पता है, गणित को नाटक द्वारा पढ़ाया नहीं जा सकता, गणित भी ब्लैक बोर्ड के सहारे ही पढ़ाया जाता है। गणित के लिए भी ब्लैक बोर्ड ही लगता है, और गणित भी जो प्रयोगशाला में नहीं पढ़ा सकते, नाटक में नहीं पढ़ा सकते। गणित की भी जो सीमा है, गणित की भी सीमा कहां पर रुकी हुई है, गणित भी ब्लैक बोर्ड पर ही सीमित है। बिना ब्लैक बोर्ड के आप गणित विषय पढ़ा नहीं सकते। ये भी एक प्रश्न आता है कि किस विषय को जो है बिना ब्लैक बोर्ड के हम पढ़ा नहीं सकते। तो गणित एक ऐसा विषय है जिसे हम बिना ब्लैक बोर्ड के पढ़ा ही नहीं सकते। ब्लैक बोर्ड का कोई भी दूसरा रूप ले लीजिए, व्हाइट बोर्ड या फिर डिजिटल बोर्ड, बात एक ही है, लेकिन बिना उसके हम जो है पढ़ा नहीं सकते। ठीक है। यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री के उद्देश्य विद्यार्थियों में पाठ के प्रकरण उपप्रकरण के प्रति रुचि पैदा करना तथा उनके ज्ञान को विकसित करना, अधिगम की गति को तेज करना। तो उद्देश्य क्या है हमारे दृश्य श्रव्य सामग्री में? क्या आता है? टीवी आता है। दृश्य श्रव्य सामग्री में क्या आता है? टीवी, कंप्यूटर, ये सारी बातें क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। टीवी को हम देख सकते हैं, साथ ही साथ सुन सकते हैं। कंप्यूटर भी जो है उसमें भी हम देख सकते हैं, उसमें साथ साथ सुन भी सकते हैं। तो इसके फायदे क्या है? दृश्य श्राव्य सामग्री का प्रयोग करके शिक्षक के कौन से उद्देश्य पूर्ण होते हैं? शिक्षा के, तो विद्यार्थियों में पाठ के प्रकरण उपप्रकरण के प्रति रुचि पैदा करना तथा उनके ज्ञान को विकसित करना। जैसे हम भी अभी दृश्य श्राव्य सामग्री का ही प्रयोग करके जो है आपको पढ़ा रहे हैं, तो अभी कौन सा दृश्य श्राव्य सामग्री का प्रयोग करें हम? जल्दी बताइए। अभी आप लोग कौन सी दृश्य श्राव्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं? हम टीचिंग, अभी जो मैं टीचिंग ले रहा हूं उसमें कौन सी दृश्य श्राव्य सामग्री का मैं प्रयोग कर रहा हूं? अभी फिलहाल अभी कौन सी दृश्य श्राव्य सामग्री का प्रयोग हो रहा है हमारी कक्षा में? जल्दी कमेंट कीजिए। विद्यार्थियों में पाठ के प्रकरण उपप्रकरण के प्रति रुचि पैदा करना तथा उनके ज्ञान को विकसित करना, ये उद्देश्य है। दूसरा क्या है? अधिगम की गति को तेज करना, क्योंकि उसमें जो पहले से वीडियोस, पहले से पीपीटी सब कुछ होता है, तो स्पीड से हम पढ़ा सकते हैं, हर बात को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो विद्यार्थियों को मानसिक और शारीरिक रूप से क्रियाशील बनाना, क्योंकि दृश्य श्राव्य सामग्री से क्या है? अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ता है, ध्यान आकर्षित ज्यादा होता है। ठीक है। अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देने में प्रभावी भूमिका निभाता। जैसे आपको अमीबा पेशी दिखाना हो, या फिर बैक्टीरिया दिखाना हो, या फिर ऐसी संकल्पना जो कि अस्तित्व में नहीं है। जैसे हवा को भी हम जो एनिमेशन के साथ दिखा सकते हैं, तेज हवा चल रही है, या फिर पृथ्वी के बाहर जो कि हम नहीं देख सकते, लेकिन हम सारे सूर्य मंडल को दिखा सकते हैं, चंद्र को दिखा सकते हैं, सूर्य को दिखा सकते हैं, बुध को दिखा सकते हैं। किससे? एनिमेशन से, कार्टून से, या फिर टीवी और कंप्यूटर से। जो चीजें नहीं है, जैसे हम बैक्टीरिया, ये सारे छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, उनको हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसके फोटो अगर हम टीवी पर लगा दे तो सारे स्टूडेंट पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है। तो अमूर्त को मूर्त रूप भी दिया जा सकता है दृश्य श्राव्य सामग्री से। ठीक है। अर्चना जी का, स्नेहा जी का, सभी का उत्तर सही है। रेखा जी का भी फोन। तो अभी हम कौन सी दृश्य श्राव्य सामग्री का प्रयोग करें? फोन का, मोबाइल का। मोबाइल भी टीवी की तरह, आप एक मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर का एक पार्ट है मोबाइल। मोबाइल जो काम कर सकता है आज का, वो कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर जो काम कर सकता है आज वर्तमान में, वो सारे काम आज मोबाइल भी कर सकता है। तो मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, छोटा कंप्यूटर, क्योंकि जो काम आज मोबाइल में होते हैं वो सारे काम पहले कभी कंप्यूटर में हुआ करते थे। अभी विद्यार्थियों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना, और फिर विद्यार्थियों के ज्ञान को संवर्धित करना, तीव्र एवं मंद बुद्धि के विद्यार्थियों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना, अभिरुचियों पर अनुकूल प्रभाव डालना। अनुकूल यानी कि अच्छा, और महत्वपूर्ण तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक बनाना। तो जैसे कि हम अभी भी दृश्य श्राव्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने पीपीटी का प्रयोग किया है। अगर वही यहाँ पर मैं पीपीटी बंद कर दूं, और जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको फोटो भी दिखाए थे, ऐसे फोटो दिखाना बंद कर दो और सिर्फ ऑडियो क्लास ले लूं, तो क्या आप क्लास करोगे? क्या आपका इतनी रुचि बनेगी, अभिरुचि बनेगी? ये सारे जो पॉइंट है आपकी अधिगम में प्रभाव डाल सकेगी? नहीं डाल सकेगी ना।
अगर ये पीपीटी ऑफ कर दो और मैं आपको ऑडियो में पढ़ाऊं तो क्या आप पढ़ पाओगे ठीक से? क्या आप समझ पाओगे कॉन्सेप्ट को? जी जी, बीच बीच में मैंने जैसे क्वेश्चन अभी पूछा था ना, ये नाटक वाला, तो इसमें बीच बीच में हम प्रश्न पूछते थे। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये सारे हो गए। इसके बाद आगे दूसरे श्राव्य सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आज के वर्तमान समय में जो है दृश्य श्राव्य सामग्री जैसे कि डिजिटल बोर्ड्स आ गए, टीवी, कंप्यूटर, ये क्या है, अनिवार्य घटक हो गए शिक्षा के। इसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो अधिगम की प्रक्रिया में ध्यान एवं अभिप्रेरणा बनाए रखने में मदद करता है। तो अधिगम यानी कि सीखने में, सीखने की प्रक्रिया में क्या है, अभिप्रेरणा यानी कि प्रेरणा देना और उसमें फोकस करने करने में जो है हेल्प करता है। फिर विषय वस्तु के रूप स्वरूप को जटिल की अपेक्षा सरल बनाता है। तो क्या है, हम टीवी से, कंप्यूटर से जो है जटिल सब्जेक्ट को भी जो है आसानी से बता सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने देखे नहीं है, जो कॉन्सेप्ट हम देख नहीं सकते, या फिर दुनिया की बात, दुनिया के बाहर की बात, गैलेक्सी की बात, एक खासकर जो है दृश्य श्राव्य सामग्री सारी जो है साइंस के लिए काफी उपयोगी है। अगर साइंस का कोई स्टूडेंट है, उसे अगर मिल्की वे दिखाना है तो आप क्या यहाँ पर बैठकर मिल्की वे दिखा सकते हैं, लेकिन आपके पास कंप्यूटर होगा तो आप मिल्की वे दिखा सकते हो उसको। उसको चंद्र, सूर्य, तारे, सारी बातें दिखा सकते हो आप उसको। यहाँ बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने का जो है देश दिखा सकते हैं, वहाँ की कल्चर, वहाँ के लोग, सब कुछ दिखा सकते हैं हम इससे, टीवी के द्वारा। टीवी क्या है, दृश्य श्राव्य सामग्री है। तो ये क्या है, जटिल बात है जो समझ नहीं सकते हम, वो भी इसमें आसानी से हम समझा सकते। तो आर्ट्स, खास करके आर्ट्स के लिए उपयोगी नहीं है दृश्य श्राव्य सामग्री। जैसे कि मैंने आपको बताया था, साहित्य जो है ब्लैक बोर्ड तक ही सीमित है, कि ब्लैक बोर्ड में ही उसका सारा काम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर थ्योरी थ्योरी ही पढ़ाई जाती है, इसमें कोई प्रैक्टिकल हमें करना नहीं होता, लैब में जाना नहीं होता, प्रयोग करना नहीं होता। और ऐसे कोई दृश्य यानी कि मूर्त ऐसी कोई बात नहीं होती जो दिखाई जाने योग्य हो। सारी जो है शब्द शब्द की बात है, हमें सिर्फ शब्द दिखाने हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी इंसान के अंदर के अवयव आपको दिखाने हैं, पार्ट्स दिखाने हैं, ऐसे तो कुछ बात होती नहीं है साहित्य में। तो दृश्य श्राव्य सामग्री इतनी आवश्यक नहीं है साहित्य के लिए, आर्ट्स के लिए। इसके बाद शिक्षा शिक्षा कक्षा शिक्षण में संवाद बनाए रखने में तथा गतिशीलता कायम रखने में समर्थ होती है दृश्य श्राव्य सामग्री। चिंतन के उच्च स्तर को प्राथमिकता देना, इससे क्या है कि अगर आपको ऐसी बातें दिखाई जाए, खास करके मैं फिर से उदाहरण लूंगा साइंस का। अगर साइंस में जैसे जो ब्लैक होल है, जिस पर अभी चर्चा चल रही है, जिस पर रिसर्च चल रही है, अभी कुछ कुछ दिनों पहले ब्लैक होल के जो है पहली फोटो मिली थी हमें, अच्छी वाली इमेज, क्लियर। तो वो क्लियर इमेज जो है सारे दुनिया में किसके द्वारा फॉरवर्ड हुई, कंप्यूटर के द्वारा है। तो सारे दुनिया में जितने भी बैठे हुए लोग हैं, खींचे तो नासा के वैज्ञानिकों ने, लेकिन पूरी दुनिया में आसानी से उपलब्ध है। तो ये दृश्य श्राव्य सामग्री यानी कि टीवी के माध्यम से वो देख पाए, और उस पर जो है उसे देखकर उनमें प्रेरणा जगी, और आगे चलकर यहाँ से कोई ब्लैक होल पर काम कर सकता है। एक बच्चा जो अभी देख रहा होगा ब्लैक होल को किसी दुनिया में, किसी कोने में, और क्या पता वो बड़े होकर के बड़ा साइंटिस्ट बनेगा और वहां पर ब्लैक होल पर काम करेगा। तो ये सारी चिंतन को उच्च स्तर की प्राथमिकता प्राथमिकता कौन देता है, दृश्य श्राव्य सामग्री। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर भी ध्यान देता है, यानी कि जैसे आज आपको बताया कि आज ऑनलाइन के जमाने में आप घर बैठे मोबाइल पर जो दुनिया भर के आपके मन पसंदीदा सब्जेक्ट को जो आपके मन पसंदीदा टाइम पर आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, हिंदी साहित्य के हजारों वीडियोस है, पेपर वन के हजारों वीडियोस है। आपको रात के 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे भी आपको लगा कि मुझे पढ़ना है ये टॉपिक, तो आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, यूट्यूब पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना यानी कि पर्सनलाइजेशन करना। जिसको जिस प्रकार से पढ़ना है, जो पढ़ना है उस प्रकार से जो है पढ़ सकता है। फिर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार देना, दूसरे श्राव्य सामग्री से ये पॉसिबल हो पाता है। फिर शिक्षण कार्य के दौरान मित्रतापूर्ण वातावरण का निर्माण करना, और फिर पाठ्य वस्तु को रोचक बनाकर उसमें नीरसता को समाप्त करना। तो पाठ्य वस्तु तो नीरस होती है अगर हम इसे कोई अगर ऐसे पढ़ाए, जैसे
नॉर्मली पढ़ाया जाता है, ब्लैक बोर्ड को लेकर जो है टॉपिक लेकर पढ़ाया जाए तो ये नीरस हो जाएगा। लेकिन हमने उसे क्या किया, हमने इसे पीपीटी में डाला, इसमें क्या है हमने कलर दिए, जो मेन पॉइंट है उनको हाईलाइट किया। इससे क्या होगा, थोड़ा आकर्षित होगी पीपीटी, जिससे जो है विद्यार्थियों का ध्यान इस पे केंद्रित होता है। तो रोचक कैसे होता है दृश्य श्राव्य सामग्री में, इस प्रकार से। अभी जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी दृश्य श्राव्य सामग्री है मोबाइल में। अभी ये जो पीपीटी देख रहे हो वो दृश्य है, और मेरी आवाज जो है श्राव्य है, श्रवण करने के लिए। तो ये भी दृश्य श्राव्य सामग्री का एक भाग है। फिर दृश्य श्राव्य सामग्री की विशेषताएं क्या है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, विद्यार्थी सक्रियता, स्थायी अधिगम्य सहायक। स्थायी अधिगम्य सहायक क्यों, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया था कि जो हम बातें देखते और सुनते हैं वो ज्यादा समय तक याद रहती है हमें। इसलिए आप देखिए फिल्म के गाने, फिल्मी डायलॉग या फिर फिल्म के कोई दृश्य आपको याद रहते हैं, लेकिन आपको किताब में पढ़ा हुआ आज का याद नहीं रहता। लेकिन मैं आपको 5 साल पहले की फिल्म बताऊं तो उसकी सारी बातें आपको याद होगी। जैसे अगर मैं पूछूं सलमान खान के दबंग फिल्म के बारे में कुछ पूछूं तो आपको सबको पता होगा कि उसमें उनका कैरेक्टर कौन सा था, पुलिस का कैरेक्टर था, कैसे पता है। लेकिन अगर आज मैं पूछूं कि सुबह क्या पढ़ा था, लेकिन वो याद नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने सुबह जो पढ़ा था वो किताब में पढ़ा था, लेकिन आपने पिक्चर कहां पर देखी है, दृश्य श्राव्य माध्यम से, टीवी पर या फिर थिएटर में देखी है, तो वो ज्यादा समय तक मेमोरी में रहता है। मेमोरी में सबसे ज्यादा क्या रहता है, मेमोरी में सबसे ज्यादा दृश्य रहते हैं हमारे। इसलिए आप देखिए बचपन की आपकी यादें आपको याद आती होंगी, यानी कि एक स्मृति, जैसे जैसे फिल्म चलती है वैसे आपकी आंखों के सामने आपकी बचपन की यादें आती होंगी। वहां पर साउंड तो आपको नहीं आता होगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती है इंपॉर्टेंट, जो कि आपको दिखाई देगा कि आप वहां पर खड़े हो, आपके पास आपके दोस्त ये सब कुछ खड़े, ये सारी मेमोरीज आपको याद होंगी। क्यों, वो किस माध्यम से याद है आपको, दृश्य के माध्यम से। एक प्रकार से आपने उस समय का एक फोटो खींच लिया है, दिमाग में रख लिया है। तो ये क्या है, टीवी का ये फायदा होता है कि टीवी पर जो भी दिखाया जाता है उसकी जो है फोटो मेमोरी बन जाती है आपकी, उसकी जो है दिमाग जो है फोटो निकाल लेता है और सेव कर लेता है। जैसे आपके फोन में आपने गैलरी में फोटो रखे होंगे, उस प्रकार से ये भी जो है फोटो रख लेता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो फोटो रख लेता है। तो 1 मिनट दीजिए, मैं एक बार पीपीटी को फिर से लगा देता हूँ, थोड़ी सी दिक्कत आ गई है इसमें। सभी को समझ तो आ रहा है ना, दृश्य श्रव्य सामग्री में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। शोले मूवी भी आपको याद है क्या, कितने आदमी थे ये तो बता दीजिए। परीक्षा में प्रश्न आया था पिछली परीक्षा में शायद, कितने आदमी थे। लेकिन शोले का नहीं था, वो था रोटी और संसद का। रोटी और संसद में आया था कितने आदमी थे, कितने आदमी थे। रोटी और संसद में कितने आदमी है, यहाँ पर। विशेषताओं पर हम थे, स्थायी अधिगम में सहायक, क्योंकि फोटो मेमोरी के द्वारा, हाँ 3 आदमी थे, 3। कौन था, एक एक जो रोटी बेलता है, दूसरा रोटी खाता है, और तीसरा कौन, जो रोटी से खिलवाड़ करता है, यानी कि रोटी से खेलता है। प्रकृति प्रकृति प्राकृतिक व कृत्रिम वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अवसर मिलता है, किससे, दृश्य श्राव्य सामग्री से। फिर विभिन्न विषयों के अन्वेषण के प्रति जिज्ञासा। अन्वेषण का मैंने आपको याद अर्थ बताया था, अन्वेषण यानी कि शोध, शोध खोज रिसर्च, विचारों की प्रभावशीलता में मददगार है। फिर प्रत्यक्ष अनुभव शिक्षण अधिगम अनुभवों का समायोजन। फिर विभिन्न प्रकार की विधाओं का प्रयोग, मौखिक भाषण में न्यूनता, यानी कि बोलने पर कम काम करना पड़ता है, क्योंकि हम टीवी पर सब कुछ देख सुन सकते, तो टीचर को अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करना टीवी से जो है आसान हो जाता है। जैसे कि आजकल तो सारे छोटे बच्चों की क्लासेस भी जो है
यूट्यूब पर आ गई। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ABCD या फिर AI, ये सारे जो है इनके सारे वीडियो जो है बहुत ही अच्छी तरीके से एनिमेशन के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। बहुत सी ऐप है जिसमें आप लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, फिर वहां से आवाज आएगी ए, फिर एप्पल का फोटो आएगा 3D में, उसको आप घुमा घुमा कर देख सकते हो एप्पल कैसा दिखता है। तो आजकल जो है एजुकेशन काफी अच्छा हो गया दृश्य श्राव्य सामग्री के द्वारा। इसमें एप्लीकेशन आते हैं मोबाइल के लिए बहुत से, तो ये सभी इसी में आते हैं। फिर अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन ये अनुभव क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। टीवी में भी आपको अनुभव मिलता है किसी एक जगह का। जैसे आप वर्चुअल रियलिटी आजकल वीआर भी आपने देखा होगा। 2016-17 में वीआर जो है बहुत ही पॉपुलर हो गए थे मोबाइल के लिए। वीआर एक होते है वीआर टेक्नोलॉजी से, यानी कि वर्चुअल रियलिटी। उसमें क्या है, आपके फोन को एक ऐसे एक डब्बे में रखना होता है जो कि आपको आंखों पर पहनना पड़ता है, और जिससे आपको लगता है कि आप उसी में हो, उस जगह पर जो आपका वीडियो चल रहा है। तो वो होता है वीआर, सबने देखा होगा। 2016-17 में पॉपुलर हुआ था, अभी जो है इतना पॉपुलर रहा नहीं। दूसरा है एआर। एआर होता है वर्चुअल, ये तो वीआर हो गया वर्चुअल रियलिटी। और दूसरा ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी कि जो आप जो है जो बाहर की कार्टून से, यानी कि मोबाइल के कार्टून से वो जो यहाँ पर हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे आपने पोकेमॉन गो गेम खेला होगा, तो उसमें जो भी कैरेक्टर है वो आपके फोन के बाहर आकर दिखाई देते हैं आपको, यानी कि हमारी दुनिया में। तो वो होता है एआर। तो इसके द्वारा जो है आपको अनुभव द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है इन सारे बातों से। फिर समय की बचत तथा शिक्षण रुचि में वृद्धि। समय की बचत क्यों होती है, क्योंकि इसमें सबसे कंप्यूटर में जो है सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ होता है। इसलिए जैसे यहाँ पर भी देखिए, हमने पीपीटी पर सबसे पहले ये सब कुछ लिख कर रखा है पहली क्लास होने से पहले। अगर मैं ये सारी बातें एक एक कर लिखता तो इसमें बहुत समय चला जाता, तो हमारे टॉपिक क्लियर भी नहीं हो पाता। और दूसरा क्या है, अगर मैं लिखता तो मेरी हैंड राइटिंग में लिखता, जिससे किसी को समझ नहीं आता कि क्या लिखा है। लेकिन यहाँ पर पहले से टाइपिंग में लिखा है, तो आपको इसमें पढ़ने में कोई कठिनाइयां नहीं आती। तो ये फायदे है, इससे समय की बचत होती है, सिलेबस जो है जल्दी पूरा हो जाता है। फिर सीखने की पूर्ण स्वतंत्रता। क्यों है स्वतंत्रता, क्योंकि टीवी और कंप्यूटर पर, पीसी पर क्या है, पर्सनल कंप्यूटर पर आपको जो पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो आपके मन मुताबिक। जैसे अभी आप यूट्यूब पर हो, आपको अगर ये यूट्यूब पर ये क्लास अच्छी नहीं लग रही, तो इस क्लास को आप बंद करके दूसरी क्लास जो है ले सकते हो। ये जो है आप दूसरी क्लास जो है ले सकते हो। मेरी आवाज आ रही है सभी को? स्क्रीन जो है ब्लैक दिख रही थी, अभी आ गई ना स्क्रीन, तो ऑफ कर देती स्क्रीन वो एक बार। कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, समय की बचत तथा शिक्षण में रुचि में वृद्धि करना, उपकरणों के प्रयोग करने का कौशल। तो इससे क्या फायदा हो गया, अभी स्क्रीन ऑफ थी ना, उससे हमारा ये जो ये पॉइंट था ना, वो पॉइंट भी क्लियर हो गया। जो पॉइंट मैं बता रहा था यहाँ पर कि क्या है, रुचिकर क्या बनाता है, दृश्य श्राव्य सामग्री। अभी जैसे मैंने पीपीटी ऑफ कर दी, तो आप सभी का जो मन नहीं लग रहा था कक्षा में। लग रहा था क्या? नहीं लग रहा था, सिर्फ मैं ऑडियो में पढ़ा रहा था। तो ऑडियो में पढ़ाना क्या होता है, प्रभावी नहीं होता। वीडियो ऑडियो प्रभावी है। जैसे कि आपने अभी खुद से उदाहरण देखा, जैसे मैंने पीपीटी ऑफ की, तो वैसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या पढ़ाया जा रहा है। तो ऑडियो से जो है लर्निंग नहीं हो सकती। लर्निंग किससे हो सकती है? वीडियो ऑडियो से, दोनों दृश्य श्रव्य सामग्री से जो है लर्निंग हो सकती है। तो ये क्या है, रुचिकर है, रुचि बढ़ाता है। ठीक है, विद्यार्थियों की कल्पना और विचार शक्ति का विकास करना, ये सारे जो है इसके पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर जो पॉइंट देखा था हमने, पाठ्य वस्तु को रोचक बनाकर उसमें नीरसता को समाप्त करना। तो आपका जैसे ही अभी मैंने पीपीटी ऑफ कर दी थी, तो आपकी रोचकता चली गई थी और क्या आ गया था, नीरसता आ गई थी।
मैं सिर्फ बोल रहा था तो क्या हो गया, नीरस हो गया क्लास। और जैसे ही मैंने पीपीटी ऑन की तो क्या बन गया, रोचक बन गया। क्योंकि पीपीटी ये किस में आएगी, दृश्य श्रव्य में आएगी, क्योंकि पीपीटी दृश्य है और मेरी वॉइस क्या है, श्रव्य है, तो इसी से दृश्य श्रव्य बनता है। ठीक है, तो ये फर्क है ऑडियो ऑडियो क्लास का और वीडियो क्लास का, वीडियो ऑडियो क्लास का। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यक गुण। पहला क्या है, सामग्री की उपलब्धता, फिर परिशुद्धता। पहले क्या है, सबसे पहला क्या है कि सामग्री उपलब्ध हो, तो दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध हो यानी कि उसमें क्या आता है, कंप्यूटर आता है और टीवी आता है। अगर आपके पास टीवी ही नहीं है तो कैसे पढ़ाओगे दृश्य श्रव्य सामग्री का सहायक। तो सबसे पहले आपको टीवी खरीदना होगा, किसको, सर को या फिर कॉलेज को पैसा खर्च करके पहले टीवी खरीदना होगा। जैसे कि यहाँ पर भी हम देखेंगे कि आपको, जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पहले क्या खरीदना पड़ा, पहले मुझे लैपटॉप खरीदना पड़ा। ठीक है, लैपटॉप खरीदना पड़ा, फिर उसके बाद मुझे क्या खरीदना पड़ा, मुझे पेन टैब खरीदना पड़ा, उसके बाद मुझे क्या खरीदना पड़ा, माइक खरीदना पड़ा। तो ये सारी बातें अगर मेरे पास नहीं होती तो ये क्लास हो पाती, नहीं हो पाती। तो पहले क्या है, सामग्री की उपलब्धता। तो पहले आपके पास सामग्री होनी चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री होनी चाहिए, वो गैजेट सारे, उसके बिना इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जब तक आपके पास लैपटॉप ना हो, पेन टैब ना हो, माइक ना हो, आप ऑनलाइन कैसे पढ़ाओगे, नहीं पढ़ा सकते। तो ये सारी बातों को पहले खरीदना पड़ता है, उपलब्धता यानी कि उपलब्ध करना पड़ता है, उसके बाद हम दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं कक्षा में। फिर क्या है, परिशुद्धता। परिशुद्धता में क्या आएगा, जो भी हम सामग्री ले रहे हैं उसमें शुद्धता हो। एक तो गैजेट ठीक हो, दूसरी बात क्या है, जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जैसे हम जो पीपीटी दिखा रहे हैं, इसमें पीपीटी में जो दोष ना हो, यानी कि इसमें जो भी जानकारी दी जा रही है, या फिर मैंने कोई वीडियो दिखाया, कोई फोटो दिखाया, तो उसमें जो भी जानकारी हो वो शुद्ध हो, परिशुद्ध हो, उसमें मिलावट ना हो या फिर गलत इंफॉर्मेशन आपके पास ना चले जाए। फिर यथार्थता, यानी कि वो यथार्थ यानी कि सच्चा, सही हो, वही बात है, परिशुद्धता, यथार्थता। फिर समय की बचत किससे होती है, टाइम सेविंग किससे होती है, दृश्य श्रव्य से, क्योंकि इसमें पहले से ही सब कुछ हम तैयार करके रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे पीपीटी हमने पहले से तैयार करके रखी है, इसलिए जो पॉइंट टू पॉइंट हमसे पढ़ रहे हैं, और ना अगर मैं लिखते जाता तो क्या होता, समय खर्च हो जाता। और फिर अनुकूलता, फिर संबंधता और रोचकता, ये सारी बातें जो है दृश्य श्रव्य में गुण है इनके। इसके बाद दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग में सावधानियां, सावधानियां क्या रखनी है हमें जब हम टीवी, पीसी, लैपटॉप का जो है प्रयोग करते हैं। तो दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखना जाता है। पहला क्या है, इस सामग्री का उपयोग सहायक सामग्री के रूप में हो, न कि शिक्षण के विकल्प के रूप में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले पॉइंट है कि ये क्या है, सहायक सामग्री है, ये टीचर नहीं है। जैसे टीवी या फिर पीसी या फिर कोई ऐप आपका एंड्रॉइड का, वो शिक्षक की जगह नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक वीडियो लगा कर दे दूं और कहूं कि ये देखो वीडियो है, इसे इसे देखो, इससे समझो क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग के सहायक सामग्री क्या है, तो खुद से देख लो, मैं क्या है, मैं घर जाता हूं। ऐसा तो नहीं कर सकता ना मैं। तो क्या है, तो शिक्षण का विकल्प नहीं है, ये सहायक सामग्रियां है, इससे टीचिंग पूरी नहीं होती, ये सिर्फ मदद करती है। क्या करती है, मदद करती है। समझ रहे हो इस बात को, दोनों में अंतर है, सहायक है लेकिन ये जो है ये शिक्षण का विकल्प नहीं है कि टीवी, पीसी या फिर कंप्यूटर पर या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पर आप कोई जानकारी लेते हो तो वो सब कुछ जो है सहायक सामग्रियां है आपके लिए। जैसे पुस्तक जो है, पुस्तक भी क्या है, सहायक सामग्री है। पुस्तक क्या है, हमारी सहायक सामग्री है, लेकिन पुस्तक से क्या आप परीक्षा पास कर सकते हो, पुस्तक से नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, पुस्तक प्लस शिक्षक, शिक्षक शिक्षक पढ़ाता है, शिक्षण का विकल्प कोई नहीं है, शिक्षक के अलावा विकल्प कोई नहीं। शिक्षण का एकमात्र विकल्प क्या है, शिक्षक। और ये क्या है, पुस्तक सहायक सामग्री है। दृश्य श्रव्य टीवी, पीसी, ये क्या है, सहायक सामग्रियां है।
शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो। तो ऐसा है कि हमने टीवी तो लगा दिया स्कूल में, लेकिन उस पर हम सलमान खान की पिक्चर दिखा रहे हैं, तो उससे क्या हमारे उद्देश्य पूर्ण हो गए, शिक्षण के उद्देश्य पूर्ण हो गए? या फिर शाहरुख खान की नई पिक्चर आ गई पठान, तो टीचर ने बोला चलो सभी स्टूडेंट मिलकर जो पठान देखते हैं, पॉपकॉर्न में लाता हूँ, और बाकी कुछ लड़कियों ने बोला कि मैं कुछ खाने के लिए लाऊंगी, और बाकी स्टूडेंट बोले कि चलो 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 मजा आएगा चलो। तो टीचर ने पॉपकॉर्न लाए, फिर कुछ स्टूडेंट आकर बोले कि सर चाय भी लाते हैं, हम हमारे पैसे से चाय लाएंगे सर, आपको चाय पिलाएंगे आज। तो ऐसे करके जो है पूरी प्लानिंग बन गई, और टीवी पर लग गया स्कूल में पठान बड़ी आवाज में। तो यहाँ पर विलन की एंट्री होती है, हीरो की एंट्री होती है, सब लोग तालियां बजा रहे हैं, सब लोग खुश है, टीचर खुश है, विद्यार्थी खुश है, सब खुश है। तो सब कुछ, सब राजी। तो क्या यही तो चाहिए हमें, यही चाहिए हमें, ऐसे शिक्षण के उद्देश्य पूर्ण हो गए। शिक्षक सहायक सामग्री टीवी तो है, भली है, लेकिन टीवी पर क्या दिखाना है हमें, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। हमारा शिक्षक सहायक सामग्री कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर पर क्या दिखाना है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारा शिक्षक सहायक सामग्री एक प्रकार से मोबाइल भी है। कुछ टीचर के पास जहाँ पर प्रोजेक्टर नहीं होते, जहाँ पर टीवीज नहीं होते, डिजिटल बोर्ड नहीं होते, छोटे छोटे गाँव में, तो शिक्षक अपना पर्सनल मोबाइल से भी इंपॉर्टेंट वीडियोस दिखा देता है। तो मोबाइल भी एक प्रकार का दृश्य श्राव्य सामग्री का जो है सहायक सामग्री है, वो भी मोबाइल भी। लेकिन मोबाइल में अगर हम टिकटॉक के रील्स दिखाने लगे स्टूडेंट को, तो क्या शिक्षण के उद्देश्य पूर्ण होंगे? नहीं होंगे। जो विषय से अनुरूप है, विषय के अनुकूल है, उसे कोई दिखाना होगा, तभी उद्देश्य पूर्ण होंगे। किसके उद्देश्य? शिक्षण के, टीचिंग के उद्देश्य पूर्ण होंगे। ठीक है। अधिक महंगी सामग्री का उपयोग यथासंभव कम किया जाए। सावधानी क्या रखनी है हमें? महंगे, जैसे कि आपको पता है डिजिटल बोर्ड लगभग 4 लाख का आता है। अच्छा खासा अगर डिजिटल बोर्ड लेना है आपको, तो 2, 3, 4 लाख के आ जाते हैं बड़े वाले। तो इतना खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी जगह हम प्रोजेक्टर ले सकते हैं, जो कि कम सस्ते में काम चल जाता है। इसलिए कॉलेजों में प्रोजेक्टर होते हैं, डिजिटल बोर्ड नहीं होते। फिर उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग हो। तो क्या करना है? उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग, यानी कि क्या कह रहा है कि 4 लाख का डिजिटल बोर्ड आपको नहीं लेना, उसकी जगह आपके पास जो 10,000 का मोबाइल है ना, 10,000 का जो मोबाइल है, उसी से दिखा दो स्टूडेंट को। क्या जरूरत है प्रोजेक्टर की, क्या जरूरत है इसकी डिजिटल बोर्ड की? मोबाइल में भी दिखा सकते हैं ना हम, जो पढ़ाना है स्टूडेंट को। तो ज्यादातर टीचर ऐसे ही करते हैं, अपना पर्सनल मोबाइल से जो दिखा देते हैं, स्कूल का खर्चा नहीं बढ़ाते। कक्षा में प्रत्येक स्थान पर दिखाई दे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कुछ दिखा रहे हैं दृश्य श्राव्य सामग्री, जैसे टीवी दिखा रहे हैं, तो टीवी इतनी बड़ी हो कि सारे स्टूडेंट को दिखाई दे। या फिर अगर हमने प्रोजेक्टर लगाया है तो वो भी दिखाई दे, कंप्यूटर लगाया है तो कंप्यूटर भी दिखाई दे सभी स्टूडेंट को। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर सामग्री का प्रयोग क्रमबद्ध तरीके से किया जाए। जैसे कि हमारे ये पीपीटी है, इसमें भी क्रमबद्धता है कि कौन सा स्लाइड पहले आएगा, कौन सी जानकारी पहले आएगी, उसके बाद कौन सी जानकारी आएगी। तो ये क्रमबद्धता होनी चाहिए। सामग्री का उपयोग होते ही कक्षा से उसे हटा देना चाहिए, नहीं तो विद्यार्थियों का ध्यान वहीं आकृष्ट होगा। जैसे हमने कुछ दूसरे श्राव्य सामग्री में टीवी लगा दिया, तो लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट क्या करेंगे, खास तौर पर स्टूडेंट उसी की तरफ देखते रहेंगे, टीवी की तरफ, प्रोजेक्टर की तरफ। ये पहले की बात थी। अभी अभी तो आजकल के स्टूडेंट नहीं देखते, क्योंकि सभी के पास टीवी मोबाइल सब कुछ आ गया है। लेकिन जब पहले का जमाना था, तो तब कभी स्कूल में, कॉलेज में लैपटॉप आता था, तो लैपटॉप खोलते थे सर, तो सभी लोग लैपटॉप को देखते थे, वाह किस कंपनी का लैपटॉप है, किस कलर का है, यहाँ पर ये बटन देखो, ये कैसा होता है। जब पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, आज से 10-20 साल पहले हर एक के पास लैपटॉप नहीं था, लेकिन आजकल सभी के पास लैपटॉप है, सभी के पास फोन है, सभी के पास स्मार्टफोन है। तो तब विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित होता था। अभी तो ये इतनी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एडगर्ल डेल का अनुभव, अंशक मॉडल। एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूं, सभी को ये
हमने जो पहले पढ़ा है दृश्य श्राव्य सामग्री, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? तो अमेरिकी शिक्षाविद एडगर डेल ने वर्ष 1960 में एक दृश्य मॉडल अनुभव कोण प्रस्तुत किया था। इस मॉडल की मूल स्वरूप से वर्ष 1946 में ही विकसित किया गया था। इस मॉडल में सीखने के लिए विभिन्न अनुभवों का वर्णन किया गया था। इसके शीर्षक पर शाब्दिक संकेत थे। सबसे निचले भाग में प्रत्यक्ष व उद्देश्यपूर्ण अनुभवों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है। तो एडगर डेल जो व्यक्ति थे, उन्होंने ये मॉडल दिया था, अनुभव कोण। तो जैसे जैसे आप ये नीचे क्या है, मूर्त है, और ऊपर क्या है, अमूर्त। जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे अमूर्त संकल्पना है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे मूर्त संकल्पना है। और ये इसको हम ऐसे भी देखते हैं, जैसे जैसे हमारा स्कूल यहाँ पर, जैसे हम कक्षा 1 से 5 जैसे रहते हैं, वहां पर ज्यादा मूर्त चीजें हमें समझाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक चले जाते हो, वहां पर जो है शाब्दिक बातें ज्यादा आती है। यानी कि जैसे कि आपने एमए का किताब देखा होगा, उसमें क्या है, फोटोज नहीं होते, एक भी फोटो नहीं होती, सारा क्या है, शाब्दिक है, शब्द ही लिखे है। लेकिन जैसे आप कक्षा 1 की किताब देखोगे, वहां पर कार्टून से अलग अलग चित्र है और बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो ये जो है एडगर ने दिया था कि अमूर्त प्रकृति और मूर्त प्रकृति में क्या क्या है। सबसे नीचे क्या है, प्रत्यक्ष एवं उद्देश्यपूर्ण अनुभव, फिर कल्पना अनुभव, नाटक सहभागिता, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण, प्रदर्शन सामग्री, गतिशील चित्र, और फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग व स्थिर चित्र, और दृश्य प्रतीक, फिर शाब्दिक प्रतीक। ये सारे जो है दिए थे। इसको कब, किस वर्ष में, 1960 में। लेकिन इस पर काम कब से शुरू हुआ था, 1946 से जो है हमारे आजादी के 1 वर्ष पहले से काम चल रहा था। 60 में इसे प्रदर्शित किया गया। शिक्षण में उपयोगी प्रमुख सहायक सामग्री तत्व। शिक्षण कौशल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित दृश्य श्राव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। पहला क्या है, शामपट। शामपट किस में आता है, जल्दी बताइए। शामपट दृश्य में आता है, श्राव्य में आता है, दृश्य श्राव्य में आता है, किस में आता है, जल्दी बताइए। शामपट विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को बोधगम्य, सरल व स्थायी बनाने में सहायता करता है। शामपट का आविष्कार सर्वप्रथम जेम्स विलियम्स ने किया था। यह नाम आपको याद रखना है। जेम्स विलियम्स जो व्यक्ति थे, उन्होंने शामपट का आविष्कार किया। शामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड। और ब्लैक बोर्ड क्या है, दृश्य है, श्राव्य है, दृश्य श्राव्य है, क्या है बताइए जल्दी। जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ, सिंह जी का सही उत्तर है कि शामपट जो है दृश्य में आते हैं। ठीक है। इसके माध्यम से शिक्षक भी अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। शामपट का अत्यधिक उपयोग ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में किया जाता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो शामपट के स्थान पर आधुनिक तकनीक संपन्न दृश्य श्राव्य सामग्रियां स्थान ग्रहण कर लेती है। दृश्य श्राव्य सामग्री स्थान ग्रहण यानी कि डिजिटल बोर्ड आ चुके हैं शहरों में, लेकिन गाँव में अभी भी ब्लैक बोर्ड दिखाई देते हैं। शामपट के उपयोग क्या है, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। विशिष्ट व कठिन शब्दों को स्पष्ट करने में उपयोगी होता है। फिर पाठ की रूपरेखा व सारांश लिखने में, फिर विषय के मुख्य बिंदुओं को लिखने में, फिर मुख्य निर्देशन तथा आदेश लिखने में, चित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, मानचित्र व लाक्षणिक उदाहरण देने में, वस्तुओं के क्रम को स्पष्ट लिखने में, और विद्यार्थियों के समक्ष कुशल शिक्षण कार्य व लेखन में। तो हम ये, क्योंकि ये इजी है, सबको पता है, इसलिए हम स्पीड से एक बार से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको इसमें इसका विस्तार करके बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सबको पता है। वास्तविक पदार्थ प्रत्यक्ष वस्तुएं, रियल ऑब्जेक्ट,
प्रत्यक्ष वस्तुएं विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संबंधी अति उपयोगी व सजीव साधन माने जाते हैं। प्रभावशाली शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए प्रत्यक्ष वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रत्यक्ष वस्तु या वास्तविक, इसका अर्थ क्या है कि अगर आप कोई बात बता रहे हो तो अगर प्रत्यक्ष में अगर आप दिखाओगे, जैसे अगर मैं खरगोश की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कक्षा में खरगोश लेकर आता हूँ तो आप जो खरगोश को देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हो। अगर हम साइंस में और हम मेंढक पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं उनके अवयव पर, और अगर हमने मेंढक सामने रख दिया और उसको काट कर आपको दिखा दिया तो क्या क्या है, जैसे साइंस में हमेशा किया जाता है, जैसे मेंढक को काटा जाता है, जैसे इंसान की बॉडी को जो काट कर पूरा दिखाया जाता है कि इंसान की बॉडी में क्या क्या है, तो ये क्या वास्तविक पदार्थ प्रत्यक्ष वस्तु दिखाकर, रियल ऑब्जेक्ट दिखा दिया, ह्यूमन डेड बॉडी दिखाकर जो है सारी अवयव दिखा दिए काट काट कर कि इसमें क्या क्या होता है, जिससे क्या है स्टूडेंट जल्दी समझ पाते हैं। मेंढक, पौधे, बीज पुष्प जैसी वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जा सकती है, क्योंकि ज्यादातर जो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी जो सहायक सामग्री होगी वो ज्यादातर किससे होगी, रिलेटेड विज्ञान से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि साहित्य के लिए ब्लैक बॉडी काफी है, तो बाकी सारे साइंस के उदाहरण आएंगे। उदाहरण मन के वो मोती, सिक्के, डाक टिकट, पक्षियों के पंख या नाखूनों का संग्रह, फल फूल इत्यादि। इन सभी के अतिरिक्त प्रत्यक्ष वस्तुओं को दिखाने के लिए पर्यटन या क्षेत्र भ्रमण का भी प्रयोग किया जाता है। पर्यटन या क्षेत्र भ्रमण किसके लिए किया जाता है, जैसे आपको दिखाया जाए, इसमें कैसे है, जैसे इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट है तो उसको क्या है फैक्ट्री में ले जाकर वहां पर दिखाया जाता है किस प्रकार से जो है फैक्ट्रियों में काम होता है, किस प्रकार से प्रोडक्शन होता है। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला है तो उसे जो है फैक्ट्री में ले जाया जाता है जहां पर गाड़ियां बनती है, तो वहां पर वो देख सकते हैं कि असेंबली लाइन में किस प्रकार से गाड़ियां बनती है, और ये सारी बातें जो प्रत्यक्ष पर्यटन क्षेत्र भ्रमण से होती है। फिर प्रतिमान मॉडल, इसके बारे में हम बात करेंगे। मॉडल का अर्थ होता है उस वस्तु की नकल या बनावट। मॉडल यानी कि उस जैसा नकली, जैसे आपने कार्टून्स देखे होंगे, कार्टून्स क्या होते हैं, कार्टून भी एक मॉडल होते हैं, असली इंसान जैसे दिखने वाले नकली इंसानी कार्टून्स होते हैं, एनिमेशंस। उसे क्या किया जाता है, उसे ऐसी ऐसी बातें दिखाई जाती है जो कि एक प्रत्यक्ष इंसान नहीं कर सकता, या फिर जैसे हुए नहीं हो। जैसे अगर कोई बिल्डिंग बनानी हो तो हम एनिमेशन द्वारा बिल्डिंग पहले से बनाकर दिखाते हैं कि ये बिल्डिंग ऐसे दिखाई देगी, तो उसके सामने इंसान दिखाई देते, ऐसे इंसान दिखाई देंगे। तो इसका प्रयोग साइंस में बहुत बड़े पैमाने पर हुआ जाता है मॉडल्स का, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। मॉडल का प्रयोग अधिकांश तब किया जाता है जब प्रत्यक्ष वस्तुओं का प्रयोग संभव नहीं होता, तो प्रत्यक्ष वस्तु हम नहीं दिखा सकते तो उसके लिए मॉडल दिखाए जाते हैं। जैसे अगर कोई सिविल इंजीनियर का विद्यार्थी है तो उसको अगर कोई घर की डिजाइन बनानी है तो वो खुद एक घर नहीं बना सकता, तो उसमें तो 40-50 लाख खर्च हो जाएंगे, लेकिन वो कंप्यूटर में घर का मॉडल बना सकता है और उससे समझ सकता है, सीख सकता है। ठीक है, विद्यार्थी मॉडल स्वयं तैयार करते हैं, साथ ही शिक्षक के निर्देशन पर ये बनाते हैं। मॉडल दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, स्टील मॉडल, यानी कि जो स्थिर होता है, जिसे हिलाया नहीं जा सकता, फोटो की तरह। दूसरा है वर्किंग मॉडल। स्टील मॉडल में वस्तु के आकार, प्रकार और आयाम का ज्ञान दिया जाता है। वर्किंग मॉडल में स्टील मॉडल के गुणों के अतिरिक्त उनकी क्रियाविधि का भी ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, फिर आएगा स्लाइड्स। अभी तक जितना पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद क्या है, स्लाइड्स। सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं के अध्ययन में स्लाइड्स उपयोगी है। इनका प्रयोग शिक्षण कौशल को प्रभावी बनाता है। स्लाइड्स को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। स्लाइड के माध्यम से जटिल और सूक्ष्म बातों को सरलता से विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। स्लाइड्स को प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। स्लाइड्स निम्न प्रकार की होती है। तो अभी जो ये आप देख रहे हो, ये मैंने पीपीटी में चेंज किया, ये भी स्लाइड्स ही है। ये जो चेंज कर रहा हूं मैं, ये भी स्लाइड्स ही है। उसके लिए क्या आवश्यक होता है, प्रोजेक्टर, स्लाइड को स्कूल में दिखाने के लिए।
अभी ऑनलाइन दिखाने के लिए क्या है, यूट्यूब पर भी आप दिखा सकते हो स्लाइड्स को पीपीटी के द्वारा। फिर इसमें ये जो प्रकार है उसमें पहला है लैटरल स्लाइड्स, फिर सेलो फेन स्लाइड्स, फिर ग्लास स्लाइड्स और फिर फोटोग्राफिक स्लाइड्स। फोटोग्राफिक प्लेट द्वारा तैयार की गई स्लाइड्स प्रायः 35 सेमी बाय 25 एम आकार की होती है। जैसे हमारी जो स्लाइड्स है वो क्या है 16/9 वाली है। ये क्या है, ये YouTube की साइज है। YouTube में जो आप वीडियो देखते हो ये इसी जो है आकार में होता है, इसलिए स्लाइड के आकार भी यही है। फिर फिल्म स्ट्रिप, फिल्म स्ट्रिप या फिल्मों के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं को जो वो अन्य लाभदायक रचना संरचनाओं के विषय में न्यूनतम ज्ञान मिलता है। फिल्मों अर्थात चलचित्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को रोचक ढंग से दृश्य व श्रव्य स्वरूप में जानकारी दी जाती है। फिल्म स्ट्रिप पारदर्शक सेल्यूलाइड की बनी होती है। इसे चलचित्र की भांति शिक्षण में नियमित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो फिल्म्स के द्वारा जो हम पढ़ा सकते हैं, जैसे अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तो आपको एमए में अगर गोदान अगर आपके पाठ्यक्रम में है तो आपको पता है गोदान पर फिल्म बनी हुई है, और वो फिल्म अगर हम स्कूल में दिखा दे, कॉलेज में दिखा दे, तो आपका जो गोदान का रिवीजन हो जाएगा और उसमें क्या क्या बातें हैं वो आप जो अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो इस प्रकार से फिल्मों का उपयोग किया जाता है शिक्षा में। फिर इसके बाद क्या, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, ग्लोब एवं रेखा चित्र। आपको पता है चार्ट, ग्राफ और मानचित्र क्या होते हैं, ग्लोब क्या होता है। ग्लोब यानी कि वो पृथ्वी का जो ग्लोब होता है, आपने देखा होगा डेस्क पर रखा हुआ होता है जिस पर सारे देश के जो है नक्शे होते हैं, उसे ग्लोब कहा जाता है। जब किसी वस्तु का मॉडल न उपलब्ध हो और शिक्षण कार्य में देरी हो रही हो तो शिक्षक अपना कार्य चार्ट, ग्राफ आदि के माध्यम से पूर्ण करता है। शिक्षक को पाठ के प्रकरण के अनुसार स्वयं ही चार्टों का निर्माण करना पड़ता है। तो चार्ट जैसे हमने यहाँ पर बनाए हुए, पीछे भी देखिए, जैसे हम पीछे देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक कोने में एक चार्ट है, और पहले भी जो है हमने यहाँ पर भी जो है चार्ट्स बनाए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर बनाया है। तो ये क्या है, टीचर खुद से बनाता है। तो इस प्रकार के चार्ट्स हम बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद है MS अहलूवालिया। चार्ट वास्तव में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है और शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है। तो चार्ट से क्या होता है, आपको वो वर्गीकरण करने में आसानी होती है। अगर चार्ट में अगर वर्गीकरण करके इधर उधर अगर रखे मैं बताऊं कोई दोनों में से तुलना करके, तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। अगर वही बात मैं अगर ऑडियो में बताऊं तो आपको समझ नहीं आएगी। तो चार्ट के द्वारा जो है समझ आता है, ठीक है। फिर चार्ट के जो 4 प्रकार होते हैं। समय चार्ट, ऐतिहासिक तिथियां, कालक्रम अनुसार शासन। तो ऐसी ऐतिहासिक चार्ट जो है, समय चार्ट जो हम हिंदी साहित्य में लिखते हैं, उसमें क्या लिखते हैं, इस तरफ क्या लिखते हैं हम, रचना लिखते हैं, और दूसरी तरफ हम क्या लिखते हैं, रचनाकार और उसका समय, और फिर रचना का समय और रचनाकार का, ये सारे जो है समय चार्ट है। फिर ग्राफ चार्ट में क्या आता है, सांख्यिकी आंकड़ों की प्रस्तुति के लिए, ये क्या है, गणित में प्रयोग किया जाता है। गणित विषय में इस प्रकार के चार्ट्स प्रयोग किया जाता है। फिर तालिका चार्ट, क्रमबद्ध ढंग से किसी घटना या प्रक्रिया के पदों को प्रस्तुत करना। तो तालिका में क्या है, नॉर्मली सारी तालिकाओं में, जैसे आपको दिखा दूं तालिका चार्ट कैसा है, यहाँ पर भी हमारे पीपीटी में तालिका चार्ट है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार के जो तालिका चार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो शिक्षा में वंशानुक्रम और वातावरण, जैसे यहाँ पर वंशानुक्रम हमने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर वातावरण लिखा है, दोनों को अलग करके डिवाइड किया है जिससे आपको दोनों के अर्थ समझ आते हैं अलग अलग करके। तो इससे क्या है, समय की बचत होती है और विद्यार्थी का अधिगम तेजी से होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, किससे, चार्ट से, ठीक है। तालिका चार्ट हो गया जिसमें क्रमबद्ध ढंग से घटनाएं का विवरण किया जाता है। फिर चित्र चार्ट है, विभिन्न प्रकारों की चित्रों की प्रस्तुति करना, यानी कि अलग अलग फोटो दिखाकर जो चार्ट बनाया जाता है उसे चित्र चार्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार के 4 चार्ट से। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, जो आज हमने चार्ट्स के बारे में पढ़ा,
मानचित्र, ग्राफ, फिल्म स्ट्रिप के बारे में पढ़ा, स्लाइड्स के बारे में पढ़ा, मॉडल्स के बारे में पढ़ा, वास्तविक पदार्थ यानी कि रियल ऑब्जेक्ट, श्यामपट्ट के बारे में। उससे पहले जो दृश्य श्राव्य सामग्री हमने पढ़ी, उसके गुण विशेषताएं, ये सारी बातें, उद्देश्य, और इससे पहले प्रक्रिया के आधार पर, प्रक्षेपित के आधार पर, ये सारी बातें जो है हमने पढ़ी थी। इन सभी में अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। ये सारी बातें आसान हैं, इसलिए हमने इसे आज स्पीड से पढ़ा दिया। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को जो है धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।